नमस्कार मित्रों, अगर आपको पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, रेक्टल पॉलिप है, एनल पॉलिप है या आपको पाइलोनाइडल साइनस डायग्नोस हुआ है, यहाँ तक कि अगर आपको एनल कैंसर या रेक्टल कैंसर भी है तो भी आपको सामाजिक भारतीय समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है और शर्म के कारण हम बहुत लंबे समय तक मेडिकल स्टोर से दवाएं परचेज कर सिर्फ हर रोग को बवासीर से केंद्रित कर या सामान्य फुंसी से केंद्रित सोचकर उससे मेडिसिन लेते रहते हैं। हम चिकित्सक पर जा ही नहीं पाते कि हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारा परिवार क्या कहेगा। और अगर कोई साहस करता भी है तो दुर्भाग्य से चिकित्सक बिना डायग्नोस करे या बिना चेकअप करे, इंस्पेक्शन करे, इन रोगियों को जो है अमूमन सुपरफिशियल ही दवा देते हैं। ज्यादातर भारत में इसी प्रकार के चिकित्सक हैं जो डायग्नोसिस पर फोकस नहीं करते, विशेषकर एनोरेक्टल डिसीज में। आपने कुछ बताया और उन्होंने इंटरनल पाइल्स समझकर उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अगर आप उनको कहते हैं कि ब्लड आता है, मवाद आता है, तो मवाद आने में एक सामान्य फुंसी या बॉइल मान लेते हैं और ब्लड आने पर इंटरनल पाइल्स होंगे ये मानकर वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केटिंग के जरिए हमारे समाज में अखबारों में आते हैं, हमारे समाज में टीवी पर आते हैं और उनका दुष्प्रचार के माध्यम से अपनी मार्केटिंग स्किल के आधार पर उनको हर घर में पहुंचाया जाता है और अमूमन नतीजा ये होता है कि उनको लाभ ही नहीं होता। और अगर कुछ चिकित्सक हैं भी जो डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो डायग्नोसिस करने के बाद सीधे सर्जरी एडवाइस करती है। आज की वीडियो यही है कि क्या हर एनोरेक्टल डिजीज की सर्जरी आवश्यक है कि नहीं। मित्रों, 2 मिनट की भूमिका के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा एक लंबा तजुर्बा इसमें एनोरेक्टल डिसऑर्डर में रहा है और ऐसे बहुत से चिकित्सक हैं जो मेरी सोच से शायद पॉजिटिव रूप लेंगे या मेरी सोच के विरोधाभास रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में मेडिकल साइंस में जहां हमारे मेडिकल साइंस का, जहां चिकित्सा का एक तरह से बाजारीकरण हुआ है, उसमें बड़े बड़े नर्सिंग होम से लेकर छोटे छोटे क्लिनिक तक यह कहा दिया जाता है कि एनल डिसऑर्डर अगर आपको है, एनोरेक्टल डिसऑर्डर है, तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। हमेशा सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन जरूर लीजिए। डॉक्टर कोई गलत नहीं होता, लेकिन बाजारीकरण इतना हो चुका है कि लोग मनी माइंडेड इतने हो चुके हैं कि उनका फोकस डायरेक्ट ये रहता है हाउ टू अर्न द मनी बाय सर्जरी। तो अगर आपको पाइल्स डायग्नोस हुआ हो, पाइलोनाइडल साइनस डायग्नोस हुआ हो, अगर आपको फिशर है, आपको एनल पॉलिप है, रेक्टल पॉलिप है और आपको इवन रेक्टल कैंसर है, तो वेट कीजिए। सबसे पहले डायग्नोसिस लीजिए, 2 से 3 ओपिनियन लीजिए, उसके बाद कंजर्वेटिव पर ट्रीटमेंट रखिए, यानी कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर, और सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, आइदर इट इज छारसूत्र चिकित्सा और इट इज मॉडर्न सर्जरी। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एनोरेक्टल डिजीज में वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ तक कि आपको प्रोलेप्स भी है, तो जिसमें गुदा बाहर आ जाती है, तो ये एनोरेक्टल डिसीज गुदा रोग के कुछ मैंने लक्षण अपनी वीडियो में बताए गए हैं। तो जिन लोगों को विशेष लक्षण जानने हैं वो लिंक में जाएंगे और मेरे को कमेंट लिखेंगे और मैं उनको उस तरह की वीडियो उनसे संबंधित जो उनको रोग लगता है, संदेह लगता है, वो है उसको प्रेषित कर दूंगा। लेकिन अगर आपको प्रेषित पहली बार में कोई ये कहता है कि आपको सर्जरी है, तो वेट एंड वॉच कीजिए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर लीजिए। और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मैं ये कहूंगा थोड़ा सा सर्जरी से अवॉइड कीजिए। सर्जरी इज नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि एनोरेक्टल डिसीज ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं होगी, ये रिपीट हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों का दावा है कि लेजर बेटर है, सर्जरी मॉडर्न सर्जरी बेटर है या छाछूत बेटर है, उसमें ना जाइए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, वेट एंड वॉच, समय दीजिए अपने चिकित्सक को और सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के बाद जब आप क्लियर हो जाएं, मेंटली स्ट्रांग हो जाएं और आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से लाभ ना मिले, तो आप सर्जरी की तरफ जाइए। आज की एडवाइस यही थी, क्या एनोरेक्टल डिजीज में सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तो मेरा कहना यह है, डायग्नोस्टिक पर्पज से अच्छे चिकित्सक को चुनिए। डायग्नोसिस गलत हो सकती है, लेकिन डायग्नोसिस होनी चाहिए। और सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के बाद ही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब फेल हो जाए, तब आप सर्जरी की तरफ डाइवर्जन लें तो ज्यादा बेटर है। आपका स्वास्थ्य है। आज की वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो थी, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। जिन लोगों को गुदा रोग है, कुछ सामान्य लक्षण है जिनको मैं रिपीट करता रहता हूं,
जैसे टॉयलेट के रास्ते ब्लड आना, टॉयलेट के रास्ते मवाद आना, कि लैट्रिन करते हुए सोच करते हुए गुदा का बाहर होना, लैट्रिन करते हुए सोच करते हुए दर्द होना, लैट्रिन करते हुए सोच करते हुए ब्लड स्टूल से अटैच होकर आना या ड्रॉप वाइज आना, और गुदा मार्ग के ऊपर दोनों नितंब के बीच में पिछली कमर के नीचे किसी भी प्रकार की फुंसी होना, या गुदा मार्ग के चारों तरफ किसी भी प्रकार की फुंसी अगर है और उससे बार बार मवाद आती है और एंटीबायोटिक खाने के बाद बंद हो जाता है रास्ता, फिर थोड़े समय बाद मवाद आती है, तो कुछ ये सामान्य लक्षण है किसी भी प्रकार का मस्सा शरीर के गुदा रोग से बाहर आना या बाहर ही रहना, लैट्रिन करते हुए या बैठते हुए चलते हुए किसी मस्से में दर्द होना, तो ये कुछ गुदा रोग के सामान्य लक्षण है। अगर इस तरह की बीमारी है तो डायग्नोसिस गलत हो सकती है, लेकिन कोशिश ये कीजिए सेकंड थर्ड ओपिनियन के बाद ही अपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के फेल होने के बाद अपने चिकित्सक से सही सलाह मशवरा करें और उसके साथ मेंटल स्ट्रांग होने के बाद ही सर्जरी ऑप्शन की तरफ जाएं। आज की वीडियो अवेयरनेस है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ भारत निर्माण में मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साकेत कुमार आप सभी लोगों को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।